नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम सबसे पहले बात करेंगे एक हैं सेफ हैं पर सियासी घमासान की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं सेफ हैं नारे पर तीखा कटाक्ष किया और उन पर महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उनके इन आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर घपले घोटालों में शामिल रहने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के मुंबई में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को निचले स्तर का बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा एक तिजोरी के इर्द गिर्द ड्रामेबाजी करना शोभा नहीं देता। भाजपा प्रवक्ता ने शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे से जब एक इंटरव्यू में राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने झुंझलाकर कहा कि उस छोटा पोपट के बारे में मुझसे मत पूछो। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी जैसी भावना होती है उसे सेफ का अर्थ भी वैसा ही समझ में आता है। हमारे नेता पीएम मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं में सेफ शब्द का अर्थ जो है वो सुरक्षा से है। पीएम मोदी इस बात की चिंता करते हैं कि भारत के लोगों को कैसे घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए। वहीं सेफ का अर्थ तिजोरी से भी होता है जो राहुल गांधी समझते हैं। कांग्रेस तिजोरी में सेंध मारती है। वर्षों से दादा परदादा दादी पापा मम्मी सब ने मिलकर सेंध मारने का काम किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा है। इसमें गलती किसी की नहीं है बल्कि गलती उस खानदान की है जिसने बार बार तिजोरी में सेंध मारने का काम किया है। इन्होंने बार बार घोटाले पर घोटाले करके हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है। नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ का घोटाला, 2G केस में 1,46,000 करोड़ का घोटाला, एट्रिक्स देवास केस में 1,000 करोड़, कोल स्कैम में 10 लाख करोड़ का घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड केस में 3600 करोड़ का घोटाला। ये घोटाले सारे पैसे गांधी परिवार की तिजोरी में बंद हैं। और मैं तो आज कहूंगा कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। मैं कल सोशल मीडिया देख रहा था, आज भी सोशल मीडिया देख रहा था। हम सबके बहुत निकट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, उनके एक इंटरव्यू को हम देख रहे थे जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है, वो पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप देखिएगा आज के बाद राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट पड़ने वाला है। और ये नामांकन कोई हमने नहीं किया है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे को हर कोई पहचानता है, आदर भी हम में से हर कोई करता है। बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा है और यह नाम आज महाराष्ट्र के हर बच्चे के जुबान पे होगा कि छोटा पोपट करे पार्टी चौपट। और इस छोटे पोपट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आज देखा है। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के दो अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं।
सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना। हमारे राष्ट्राध्यक्ष नड्डा जी ने भी सेफ के अर्थ को बताया है। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है। जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा, इसमें गलती किसी की नहीं है। ये गलती उस खानदान की है जिन्होंने बार बार हिंदुस्तान की तिजोरी में सेंध मारने का काम किया है, जिन्होंने बार बार घोटालों पे घोटाले करके हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है। चाहे नेशनल हेराल्ड का केस हो, नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 2G केस में 1,46,000 करोड़ का घोटाला, एंट्रिक्स देवास स्कैम में 1,000 करोड़ का घोटाला, कोल स्कैम में 10 लाख करोड़ से भी अधिक का घोटाला, और अगुस्ता वेस्टलैंड में 3,600 करोड़ का घोटाला। ये सब तिजोरी के अंदर इसके धनराशि बंद है। तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा बंद, और मां बेटे एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 आज बेल पर बाहर है। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। बाला साहेब ठाकरे द्वारा ये नामांकन किया गया है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, भारतवर्ष का हर कोई बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करता है। ये नया नामांकन है जो कल सोशल मीडिया में हमने देखा है। छोटा पोपट करे पार्टी चौपट, और ये दोनों बेल पे बाहर हैं। तो संबित पात्रा का साफ तौर पर कटाक्ष देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में लगातार कहते रहे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उस नारे पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि जो बिजनेसमैन हैं अडानी वो सेफ बने हुए हैं, लेकिन अब संबित पात्रा ने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दरअसल राहुल गांधी ने तिजोरी सेफ का मतलब तिजोरी समझ रखा है। अब बढ़ते हैं अगली अहम रिपोर्ट की ओर। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान की बात करते हैं। किसान संगठनों के 2 बड़े मोर्चों ने ऐलान किया है कि वह 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे, और इस दौरान सरकार के खिलाफ आपको बता दें सशक्त विरोध प्रदर्शन भी करने का ऐलान किसानों के द्वारा किया गया है। मोर्चे के नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया है और वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिसके बाद उन्हें ये कठोर कदम उठाने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसान नेताओं ने बताया कि सरकार ने सभी रास्तों को बंद कर दिया है और अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। हम बड़े लीडरों के नेतृत्व में दिल्ली कूच करेंगे और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। स्वर्ण सिंह पंढेर, एक प्रमुख किसान नेता, ने आमरण अनशन पर बैठने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा यह कदम तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों पर प्रतिक्रिया नहीं देती है। हम पूरे भारत के किसानों से अपील करते हैं कि वे हमारे इस आंदोलन में साथ आएं। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। संगठनों ने सरकार को 10 दिन का समय दिया है। इस दौरान मोर्चे के सदस्य अपने आंदोलन की रणनीति को स्पष्ट करेंगे और 26 नवंबर से आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। आगामी दिनों में दूसरे राज्यों के साथ मीटिंग भी की जाएगी ताकि इस आंदोलन को और अधिक समर्थन मिल सके। किसान संगठनों के इस निर्णय के बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने की संभावना जताई जा रही है और इस आंदोलन से राजनीतिक सरगर्मियां और भी बढ़ सकती हैं। तो एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसान आंदोलन फिर से तेज करने की किसानों ने धमकी दी है और किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, हमारी सुनेगी नहीं, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 280 दिन भी सुनवाई 280 दिन
हो चुके हैं। किसान मोर्चा अब भारत ने अब ये बड़ा ऐलान किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक भी अब उसमें साथ आया है और अब एक बड़े आंदोलन की फिर से चेतावनी दी गई है और 10 दिन का जो समय है किसानों के द्वारा वो सरकार को देने की बात कही गई और 10 दिन के बाद किसानों का कहना है कि वो संयुक्त रूप से मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान करेंगे। देखिए, अब 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। एक बड़ा ऐलान, ठीक है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने बोला कि वो 26 नवंबर को अमर अनशन पर बैठेंगे और उसी दिन से दूसरा बड़ा ऐलान है कि जितने भी भाजपा के कोई भी लीडर हो पंजाब में, पूरे थ्रू आउट पूरे पंजाब में, जहां जहां पर भी जाएंगे उनको काले झंडे दिखाएंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो लगातार किसानों का एक बार फिर से किसानों ने मोर्चा खोलने की बात कही है और 6 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली कूच के ऐलान की बात कही है। और अब आगे हम बात करेंगे झांसी अग्निकांड की जांच शुरू हुई, एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं झांसी अग्निकांड की जांच शुरू। झांसी महारानी, आपको बता दें, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में लगी आग के मामले में एक और नवजात ने अब दम तोड़ दिया है। अब अग्निकांड में मृत नवजातों की जो संख्या है वो 12 हो गई है। उधर घटना की जांच के लिए शासन की टीम भी पहुंच गई है। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र में शुक्रवार की रात तकरीबन 11 बजे भीषण आग की घटना सामने आई, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि एक बच्चे ने रविवार को दम तोड़ा और आज सोमवार को एक और बच्चे की मौत हो गई। ये बच्चा जालौन जिले के रहने वाले विशाल की पत्नी मुस्कान का है। जन्म से गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि घटना के समय वार्ड में 49 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 39 बच्चों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था। घटना की जांच के लिए शासन ने चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया था। कमेटी जांच के लिए सोमवार को मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। टीम ने जांच शुरू कर दी, लेकिन मेडिकल कॉलेज की एसएनसीयू में लगी आग से करीब 2 करोड़ रुपए के जीवन रक्षक उपकरण भी जल गए। वार्ड में बच्चों के उपचार के लिए उच्च गुणवत्ता के 8 वेंटिलेटर, बबल सीपैप, हाई फ्लो नेचुरल कैंडुला मशीन, HFO 18 क्रेडल आदि मशीनें थी, जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सभी मशीनें जल गई हैं। वहीं आग लगने के बाद आपको बता दें एसएनसीयू से बच्चों को निकाल लिया गया, मगर समुचित उपचार की दिक्कत खड़ी हो गई। इस पर कॉलेज प्रशासन ने वार्ड नंबर 5 में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड बिछाकर निकू वार्ड बना दिया। इसके बाद 16 शिशुओं को तत्काल भर्ती कराया गया, लेकिन हादसे के बाद 2 और बच्चों की जान गई है। एक रविवार को इलाज के दौरान एक बच्चे ने दम तोड़ दिया, वहीं सोमवार को एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर झांसी अग्निकांड के हादसे में अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब शासन के द्वारा जांच कमेटी बनाएगी, जिसने अब जांच शुरू कर दिया है। प्रथम दृष्टया जो जांच में सामने आया कि स्पार्किंग लाइट की स्पार्किंग शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की घटना सामने आई। हालांकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी कहना है, जो वहाँ तीमारदार थे, कि किसी नर्स के द्वारा किसी पाइप को लगाने के लिए माचिस की तीली का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आग लगी, लेकिन हालांकि ये सब जांच का विषय है, जांच में निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अब कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस बड़ी घटना ने कई सवाल खड़े किए। 12 बच्चों की जान गई है और कई 12 बच्चों की जो माएँ हैं वो अभी भी बिलख रही हैं। उनकी जो गोदें हैं वो सूनी हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमे पर बड़े और गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि शासन की तरफ से त्वरित रूप से कार्रवाई की बात कही गई, जांच कमेटी बनाई गई है और अब जांच की जा रही है, और जांच के बाद जो निकलकर सामने आएगा, जो निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, उसके आधार पर आगे की
कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब टीम गठित की गई है। जिस टीम को गठित किया गया उसने अब सभी एंगलों से जांच करना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम ने 3 स्तर की जांच की बात कही। झांसी मेडिकल कॉलेज में इस अग्निकांड में अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। हम लोग की जो टीम है इसमें फायर से भी लोग हैं और बिजली विभाग की भी टीम है, डीजी हेल्थ साहब भी हैं। तो मुख्य हम लोग को इसमें 3 बिंदुओं को देखना है कि घटना का मुख्य कारण क्या था। एक, उसको विस्तृत रिपोर्ट दे देनी है उसमें गवर्नमेंट को। दूसरा, हम लोग को देखना है कि क्या जो घटना हुई वो किसी की गलती से हुई या घटना थी। और तीसरा जो मेन एम है हम लोग के उसको देखने का, क्योंकि कमेटी को इस मेन एजेंडे के साथ भी भेजा गया कि जो हमारे अन्य मेडिकल कॉलेज प्रदेश में संचालित हैं उनमें हम क्या और व्यवस्थाएं करें कि अगर ऐसी घटना जो हो रही है अगर उसको रोका जा सके और क्या बेहतर व्यवस्था की जा सके। मैडम, किन किन बिंदुओं पर जांच हो रही है? मैंने अभी वही 3 बिंदु मैम, बताया। सीएम सचिन माहौल ने लगातार कंफ्यूजन फैलाया। उन्होंने ये कहा कि पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 54 बच्चे अंदर थे, बाद में हमें डीएम ने क्लियर किया कि नहीं 49 थे। एक ये भी आया कि शाम 5:30 बजे के आसपास प्लाटिंग हुई थी, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इन पर भी जांच होगी? सभी पहलुओं पे जांच होगी। हम लोग आराम से सबसे बात करेंगे, परिजन लोग से भी बात करेंगे। जो वार्ड में हम लोग ड्यूटी चार्ट निकाल के, वार्ड में जो लोग थे उस समय ड्यूटी पे थे, जेआर, एसआर, नर्सेस, पैरामेडिकल, हमारे उन सबसे बात करेंगे। प्रिंसिपल का भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। और अब हम बात करेंगे अगली अहम खबर की। 31 साल बाद आतंकी गिरफ्तार। खबर देवबंद से है, जहां एटीएस और देवबंद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 31 वर्ष पूर्व देवबंद में हुए बम धमाकों के आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को पुलिस ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस पर ग्रेनेड से हमला करने के बाद श्रीनगर भाग गया था, जिसकी तलाश में देवबंद और एटीएस की टीमें लगातार लगी हुई थी, लेकिन वह 31 वर्ष से पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। इसके बाद एटीएस और देवबंद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खुफिया विभाग की सूचना पर श्रीनगर से देवबंद पुलिस पर बमों से हमला करने वाले नजीर वाणी को गिरफ्तार कर लिया है। 31 वर्ष बाद बम धमाकों के आरोपी की गिरफ्तारी यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। गौरतलब है कि 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इस दौरान देवबंद में भी कई स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान देवबंद में पुलिस और प्रशासन पर बमों से हमला किया गया था। इसी हमले में आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी। एटीएस के मुताबिक आरोपी नजीर वानी 31 वर्ष पहले बम धमाकों के बाद श्रीनगर में रह रहा था। श्रीनगर में उसकी गतिविधियों की भी जांच की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन का यह आतंकी देवबंद में रह रहा था। यह उस समय चल रही आतंकी गतिविधियों में भी शामिल था। तो 31 साल के बाद बम धमाकों के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 31 साल बाद आतंकी नजीर वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। लगातार जांच एजेंसियों के रडार पर था नजीर वानी। देवबंद बम धमाकों का मुख्य आरोपी है नजीर वानी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां 31 साल से इस अपराधी, इस आतंकी की तलाश कर रही थी। 1993 में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें ये आरोपी था हिजबुल मुजाहिदीन का। ये आतंकी है नजीर वानी। और अब हम बात करेंगे मंदिर में संग्राम की। दरअसल एक बार फिर सुर्खियों में है ठाकुर बांके बिहारी मंदिर। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं के साथ सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार ठीक नहीं होने पर मामला ये सामने आया है। बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 2 का ये पूरा मामला है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से मारपीट हो रही है। तो ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस और सुरक्षा, आपको बता दें, श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट का ये मामला सामने आया। मथुरा से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर
वायरल हो रहा है। एक बार फिर सुर्खियों में है बांके बिहारी का मंदिर। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों में मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों के द्वारा श्रद्धालुओं पर डंडे भी बरसाए गए हैं, लात घूंसे चलाए गए हैं और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा इन श्रद्धालुओं से बेरहमी से मारपीट की गई है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्रद्धालुओं के साथ सुरक्षा कर्मियों का ये व्यवहार ठीक नहीं। बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 2 का ये पूरा मामला है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट, धक्का मुक्की और लाठी डंडों, लात घूंसों से उनके साथ मारपीट की गई है, अभद्रता की गई है। ये किस तरीके का व्यवहार सुरक्षा कर्मियों का है, क्योंकि मंदिरों में इस तरीके के आस्था वाली जगहों पर ऐसे सुरक्षाकर्मी लगाए जाने चाहिए जिनके अंदर थोड़ा पैसेंस हो, जिनके अंदर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की इच्छा शक्ति हो और व्यवस्थाओं को सही तरीके से वो प्लान कर पाएं, लोगों से अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर उनसे अच्छा व्यवहार कर पाएं। ऐसे सुरक्षा कर्मियों को लगाया जाना चाहिए। लेकिन ये लाठीबाज, घूंसेबाज, लातबाज ये सुरक्षा कर्मी निश्चित रूप पर इन पर सवाल उठने लाजमी है। और अब हम बात करेंगे तलवार उठाई और काट दिया गला। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी 30 साल की पत्नी की तलवार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। घटना रविवार शाम मटौंद क्षेत्र के मरोली गांव में हुई। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि दीपू सिंह, जो 33 वर्षीय है, उसने अपनी पत्नी प्रियंका पर तब हमला किया जब वे दोनों अपने घर पर अकेले थे। कुमार के अनुसार दीपू शराब का आदी था और कपल के बीच कुछ विवाद भी हुआ था। उन्होंने बताया कि हमले में पत्नी की तुरंत ही घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उसका पति मौके से घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। हमले के बाद शाम को जब मृत पत्नी की सास घर लौटी और शव को खून से लथपथ देखा तो उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। अधिकारी ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और फरार आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी है। घरेलू बहस में निर्मम हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि आए दिन ऐसे कई मामले सामने आते हैं। तो 30 वर्षीय अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर आरोपी पति मौके से फरार हो गया। तलवार से नशेबाज पति ने अपनी पत्नी को काटकर मौत के घाट उतार दिया। गोद से मासूम को छीनने पर वारदात हुई थी। खौफनाक वारदात को पति ने अंजाम दिया और अपनी 30 वर्षीय पत्नी को निर्ममता से काटकर मौत के हवाले कर दिया। तो शराब के नशे में तलवार से अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की आरोपी पति ने श्रीमती सोनम सिंह, वाइफ ऑफ शिव विजय सिंह, निवासी ग्राम मरौली, थाना मटौन, जनपद बांदा ने थाना मटौन आकर सूचना दिया कि उसकी बड़ी बहन प्रियंका का विवाह लगभग 5.5 वर्ष पूर्व उसके ही गांव के संदीप सिंह उर्फ दीपू के साथ हुआ था। संदीप सिंह उर्फ दीपू शराब पीने का आदी था। आज दोपहर में संदीप सिंह उर्फ दीपू ने धारदार हथियार से मेरी बहन प्रियंका की गला रेतकर हत्या कर दी है। शव के पास आला कतल पड़ा हुआ था। अभियुक्त संदीप सिंह भागा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।